कंपनियों के दमदार नतीजों से अमेरिकी बाजारों में लौटी तेजी। डाउ और नेस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर, एशियाई बाजार मिले जुले। अमेरिका में तेल भंडार बढ़ने से कच्चा तेल फिसला। आरबीआई दे सकता है दरों में कटौती का तोहफा आज। हवास पोल में 70% बैंकर्स को दरें 1/4% घटने की उम्मीद। टाटा सन्स के बाद कॉर्पोरेट इंडिया में एक और बड़ा विवाद। इन्फोसिस के फाउंडर्स ने बोर्ड के गवर्नेंस पर उठाए सवाल। विशाल सिक्का के बढ़े वेतन और भत्तों पर भी जताई चिंता। टाटा स्टील ने पेश किए शानदार नतीजे। दिसंबर तिमाही में मुनाफा और आय उम्मीद से बेहतर, घरेलू कारोबार का बेहतरीन प्रदर्शन। कमजोर रह सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे। आय 13% गिरने की आशंका, मार्जिन पर भी दिखेगा दबाव, मगर सिप्ला से अच्छे नतीजों की उम्मीद। विजय माल्या को एक और झटका। कर्नाटक हाई कोर्ट ने यूनाइटेड ब्रूवरीज होल्डिंग्स को बंद करने का दिया आदेश। संपत्ति बेचकर वसूलने का भी फरमान। बाजार के लिए आज बेहद अहम दिन आने वाली है। आरबीआई की पॉलिसी और नतीजों के लिहाज से बड़ा एक्शन। तो सवाल ये कि कल की कमजोरी कुछ और आगे बढ़ेगी और इस गिरावट में खरीदारी के मौके हैं या फिर ऊपरी स्तरों पर थोड़े हल्के रहें पॉलिसी से पहले। इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान। पुणे से हमारे साथ जुड़ेंगे प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट के सीएमडी किरण जाधव, आपका स्वागत है। और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा भी कुछ ही देर में हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने वाले हैं। लेकिन देखिए, एसजीएक्स निफ्टी दबाव में कारोबार कर रहा है क्योंकि एशियाई बाजार प्रेशर में है। हांगकांग के मार्केट्स में दबाव देखने को मिल रहा है। जापान थोड़ा सा मजबूत था कुछ देर पहले, लेकिन अब देखिए वो भी फिसल गया है। और चाइना के मार्केट्स में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो सारे के सारे एशियाई बाजार प्रेशर में है, इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी कमजोरी की तरफ संकेत दे रहा है। और यूएस के मार्केट्स देखिए, वहां पर मजबूती रही लेकिन बहुत बड़ी तेजी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह कि ऑल टाइम हाईस के आसपास टिके हुए हैं वो बाजार। यूरोप के मार्केट्स भी देखिए, 3 में से 2 मार्केट्स हरे निशान के साथ जाकर समाप्त होने में कामयाब है। लेकिन डॉलर इंडेक्स ये 100 के ऊपर है और ये है चिंता का एक विषय। लेकिन आज तो घरेलू मार्केट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, पॉलिसी है 2:30 पर। ये बताइए मार्केट्स को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए 2:30 बजे तक, और उसके बाद पॉलिसी की बात करेंगे। तो हाँ, 2:30 बजे तक की पहले बात करते हैं। मतलब चूंकि कल भी हम डॉलर इंडेक्स की थोड़ी मजबूती पर ट्रेड कर रहे थे, हम थोड़े कमजोर हुए, और आज जिस तरह से एशिया कमजोर है तो शुरुआत हमें वहां से मिलेगी। तो थोड़ी कमजोरी के साथ शुरुआत हो सकती है। अब जहां तक ट्रेडिंग का सवाल है, देखिए कल इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो कल स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए थे। कल हमने 2 लेवल दिए थे कि 8,770 जिन्होंने परसों ही तेजी की पोजीशन बनाई है, और 8,750 जो थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए दोनों ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। लेकिन अब आज के लिए निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है 8,700 8,800। इस रेंज के बाहर निकलने पर एक डायरेक्शनल कॉल आपको लेना है। तो ऊपरी स्तर पर अगर आप पहुंचेंगे तो डॉलर इंडेक्स की जो मजबूती है, अनलेस की डॉलर इंडेक्स कमजोर हो जाए, अदरवाइज आपको दबाव ऊपर पर रहेगा। लेकिन निचले स्तरों पर सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। उसकी वजह है कि घरेलू फंड और एफआईआई दोनों के आंकड़े उतने बुरे नहीं है, इनफैक्ट पॉजिटिव साइड पर है। निफ्टी ट्रेडर्स के लिए अगर आप कम रिस्क लेना चाहें तो 8,750 के नीचे बंद हो तो ही अपनी तेजी की पोजीशन को कम कर ले, और थोड़ा सा पॉलिसी के लिहाज से अगर आप रिस्क लेना चाहें तो 8,700 के नीचे बंद हो तो आपको अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए क्लोजिंग बेसिस पर 8,700 आज आपका स्टॉप लॉस है, और यही स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर ट्रेडर्स के लिए पोजिशनल बेसिस पर 20,000 का है। जब तक 20,000 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं तब तक बैंक निफ्टी में बहुत घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके नीचे निकल जाए तो फिर आपको अपनी पोजीशन हल्की कर लेनी चाहिए। तो निफ्टी को ट्रेड करने का आपसे लेकर 2:30 बजे तक का तरीका बता दूं। शॉर्ट करें 8,825, 2 दिनों से 8,800 के ऊपर टिकने में मुश्किल आती हुई दिख रही है। तो 8,800 8,825 वो लेवल है जहां पर दबाव दिखेगा, और पॉलिसी से पहले उसे पार करना मुश्किल होगा। वहां पर स्टॉप लॉस लगाएं, शॉर्ट करें निफ्टी को नीचे की तरफ 8,700 आपका टारगेट होगा। दूसरा एग्रेसिव बोल्ड कॉल एक लिया जा सकता है कि 8,700 के जितना नजदीक खरीदे उतना ठीक रहेगा। स्टॉप लॉस 8,650 का लगाएं, और वहां से फिर से एक रिकवरी मिल सकती है आपको 8,750 8,800 के लिए।
आज मैं बैंक निफ्टी में कहीं कोई ट्रेडिंग की बाय या सेल की रणनीति नहीं दे रहा हूं, क्योंकि रेंज जो है वो बड़ी दिख रही है 20,000 से लेकर 20,500। तो इस रेंज के पहले जिस तरफ पहुंचे आप एक कॉन्ट्रा ट्रेड लें। 20,400 के आसपास पहुंचे तो शॉर्ट करें, 20,200 के आसपास पहले पहुंचे तो वहां पर लॉन्ग करें। 20,000 आपका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ 20,500 का होगा। सेक्टर्स हाँ काफी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं मुझे आज एक्शन के तौर पर। मेटल्स मुझे मजबूत नजर आ रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल्स स्क्रैपिंग पॉलिसी के चलते यहां पर खरीदारी हो सकती है। जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स मजबूत रह सकते हैं और मिड कैप शेयरों में आज भी एक्शन तेजी का हो सकता है। मुनाफा वसूली आई तो वो आईटी शेयरों में हो सकती है, इन्फोसिस की वजह से भी, और रुपए की जो स्टेबिलिटी पिछले कुछ दिनों में मजबूती दिखी है उसकी वजह से। बिल्कुल। मेटल कंपनियां, टाटा स्टील के जोरदार नंबर्स और हिंडाल्को की सब्सिडरी नोवालिस के अच्छे नंबर्स, लेकिन आप सही कह रहे हैं, इस साल 6% की तेजी सेंसेक्स में देखी जा चुकी है, 12% ऊपर मिड कैप हो चुका है और आज इंपॉर्टेंट दिन है। ये बताइए 25 बेसिस पॉइंट का कट क्या फैक्टर्ड इन है, और वो आता है तो क्या सेल ऑफ आ सकता है, और अगर नहीं आता है तो कितनी बड़ी गिरावट होगी? देखिए, पहले अगर कुछ ना हो, पिछली बार की तरह गवर्नर साहब इस बार भी पॉलिसी में बदलाव लगे। एक चीज तो मैं बहुत साफ कर दूं कि अगर रेट कट हो भी जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। वो इसलिए नहीं पड़ता कि ज्यादातर बैंकर्स मानकर चल रहे हैं कि हमें अब रेट कट नहीं करना, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक सेंटिमेंटल वैल्यू है, आने से माहौल अच्छा होता है। तो अगर रेट कट कुछ नहीं हुआ तो मुझे लगता है निफ्टी 8,650 और बैंक निफ्टी 20,000, ये दो लेवल आ सकते हैं नीचे की तरफ, अगर रेट कट ना हो तो। अगर रेट कट हो और गवर्नर साहब बहुत अच्छा बोले कि भाई हमें बहुत ज्यादा डर नहीं है आगे को लेकर, कोई इन्फ्लेशन का ज्यादा खतरा नजर नहीं आ रहा, ठीक ठाक है, डिमोनेटाइजेशन अच्छे से निपट गया, ऐसी अच्छी बातें वो करे तो फिर ऊपर निफ्टी 8,850 जाने को तैयार है और बैंक निफ्टी 20,600 तक जाने को तैयार है। लेकिन अगर वो रेट कट तो कर दें और फिर क्वेश्चन मार्क लगा कर करें कि आगे का भरोसा नहीं, डर लग रहा है, ग्लोबली रिकवरी हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, डिमोनेटाइजेशन का स्लो डाउन कितना होगा अभी देखेंगे, ये सब ई फॉर बट लगा दें, तो फिर मुझे लगता है कि मामला है ना रेंज बाउंड वाला हो जाएगा। फिर आप 8,700 8,800 निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज जो है उसी में ट्रेड करेंगे, 20,000 20,500 की बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है उसी में ट्रेड करेंगे, और फिर से आपके लिए ट्रिगर्स दो हो जाएंगे, घरेलू लेवल पर घरेलू फंड और एफआईएस की खरीदारी के, और ग्लोबल लेवल पर डॉलर इंडेक्स के। तो अल्टीमेटली ये 3 सिनेरियो हो सकते हैं। इन 3 सिनेरियो के हिसाब से आपको 2:30 बजे के बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े रहिएगा, 2 बजे से ही आप पूरा पैनल हमारे साथ बनेगा और हम आपको बताएंगे क्रेडिट पॉलिसी की डिटेल्स। कुछ डिविडेंड के तौर पर सरकार को कुछ पैसा देने की घोषणा, 40,000 करोड़ जो चल रहा था बजट के आसपास, 40,000 करोड़ के आसपास, तो बाजार का मूड एक बार सुधर सकता है। इस बार इस चीज पर भी पॉलिसी में सबकी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और पूछते हैं वो कैसे मार्केट को आज अप्रोच कर रहे हैं। अमरीश बलिगा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं, आपका भी स्वागत है सर। किरण, गुड मॉर्निंग, बताइए निफ्टी पर क्या कॉल है आपका? वेरी गुड मॉर्निंग। निफ्टी पे सोमवार को एक अच्छी रनअवे गैप हमने देखी थी और वो गैप करीबन 8740 के लेवल्स पे है, और कल का भी लो करीबन 8740 का ही था। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो मैं सपोर्ट के नजदीक बाय करने की सलाह दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 8730 का, और टारगेट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 8880 के आने चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड्स में बहुत अच्छी है। जैसे अनिल जी कह रहे थे कि 8740 8730 के अगर नीचे चलता है तो बिल्कुल बिकवाली करके चलना चाहिए और फिर आपको निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक ये गैप होल्ड करता है तब तक मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा। ऑल राइट, आप अपने पिक्स निकाल कर रखिए, अमरीश बलिगा जी के भी पिक्स हम आपके सामने अभी पेश करेंगे। लेकिन बात करते हैं घरेलू संस्थागत निवेशकों के बाइंग के फिगर की। 1620 करोड़ रुपए की बाइंग करी है, क्या लग रहा है साल के फाइनेंशियल ईयर अंत से पहले पैसा आ रहा है इनके पास, इंश्योरेंस के पास पैसा आ रहा है, अच्छी खरीदारी 4 डिजिट में, वो भी एक्चुअली कल की स्क्रीन देखकर लगा ही नहीं कि इतनी खरीदारी का आंकड़ा होगा। और मैं बता दूं कि इस आंकड़े में कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर लोगों को लग रहा हो कि 6,700 करोड़ की आईटीसी की जो बड़ी डील हुई थी, वो मैंने आंकड़े पूरे विस्तार से देखे, वो दोनों ही घरेलू फंड में आते हैं, जो बेचा गया है और जो खरीदा गया है। तो उन आंकड़ों को मिलाकर देखें तो 1620 करोड़ का इंटरेस्टिंग बात है मनती है कि कोई दूसरे बड़े ब्लॉक ऐसे दिख नहीं रहे, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्लियर कट है कि दमदार डिलीवरी बाइंग हो रही है, और ये एक अच्छा संकेत है। और ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि पॉलिसी अगर इशू क्या है,
घरेलू फंड्स के पास पैसा बहुत है, हमारी लिक्विडिटी बहुत है, और ऐसे में अगर पॉलिसी खराब आई तो जो लोगों में लेफ्ट आउट फीलिंग है बजट के बाद की, तो नीचे आते ही 100-150 निफ्टी नीचे आए तो तुरंत लोग लेने के लिए तैयार खड़े हैं, और काफी शॉर्ट सेलर्स है, उन्हें भी अपनी पोजीशन कवर करनी है। उसके साथ ही देखिए कल के सेशन में एक और अच्छी बात हुई कि कैश मार्केट में 200 करोड़ का ही सही, लेकिन एफआईएस का खरीदारी का आंकड़ा आया। हालांकि लगभग 600 करोड़ की बिकवाली उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में की है, तो नेट एफआईएस की बिकवाली है, खरीदारी नहीं है। लेकिन बड़े दिन के पहले ये आंकड़े अच्छे कहे जाएंगे, तो कल के सेशन में जो कुछ कमजोरी रही उसकी क्रेडिट ज्यादा ट्रेडर्स को दी जानी चाहिए। और वो हम कल भी कह रहे थे कि 8,800 पर जिस तरह से 14 लाख शेयर का पुट में ओपन इंटरेस्ट एक ही दिन में बना है, वो कमजोर पुट्स थे जिन्होंने बेचे। तो अगर 8,800 के नीचे बाजार बना रहेगा तो बजाय बिकवाली के दबाव के या शॉर्ट सेलर्स का दबाव कम होगा, जो तेजी की पोजीशन वाले ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ने की जल्दबाजी में रहेंगे, वही हुआ है। तो ये एक अच्छा हुआ है कल के सेशन में कि कुछ हद तक कमजोर ट्रेडर्स सिस्टम से निकले और बड़े फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, ये अच्छा संकेत है। बिल्कुल, ये बेहतरीन संकेत है। किरण बताइए, आपके टॉप 2 ट्रेडिंग आइडियाज आज कौन से होंगे? टोरेंट पावर पहला पिक रहेगा, एक अच्छे बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन के बाद जो कि पिछले 6 महीने में कर रहा है, उसके बाद एक अच्छे रेजिस्टेंस को इसने कल ओवरकम किया है। मुझे लगता है कि इधर से अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी काफी अच्छे तरह से बढ़ते नजर आ रहे थे, करीबन 9% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहे थे। तो इधर बाय करने की सलाह है। 206 के स्टॉप लॉस के साथ 224 के टारगेट्स 2 दिनों में आ जाने चाहिए। दूसरा रहेगा मैरिको इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी एक अच्छा मूव देखने को मिला कल। ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी अच्छे तरीके से बढ़ते नजर आ रहे थे। इधर स्टॉप लॉस 261 का रहेगा और टारगेट 284 जो कि 2 दिनों में आ जाने चाहिए। बिल्कुल, तो मैरिको में अच्छी तेजी कल देखने को मिली। आप देखिए 5.5% ऊपर जाकर इस स्टॉक ने समाप्ति दी है। एफएमसीजी पैक में ये शेयर काफी मजबूत था कल के दिन, तो आज भी तेजी बरकरार रहेगी। लेकिन एफएनओ में मैं देख रहा हूं करीब 10 शेयर हैं जो एफएनओ बैन में आ गए हैं, तो ये थोड़ा कॉशियसनेस का संकेत देते हैं। ये बात सही है, लेकिन एक्चुअली हो ये रहा है कि एक दिन बैन से बाहर निकलते स्टॉक और फिर से पोजीशन काफी तेजी की बनती है। तो मिड कैप शेयरों में ट्रेडर्स काफी एक्टिव है। बस एक ही रात की बात है कि बहुत बुरी क्वालिटी के स्टॉक्स नहीं है जो बैन में आ रहे हैं, एक्सेप्ट आप 2-3 को छोड़ दें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जहां बैन में स्टॉक्स आ रहे हैं वहां पर आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात एक और ये भी है कि ज्यादातर स्टॉक शॉर्ट पोजीशन की वजह से, लॉन्ग पोजीशन की वजह से बैन में आ रहे हैं। शॉर्ट की वजह से बैन में अगर आया तो वो सिर्फ एक C8 है, उसके अलावा तमाम स्टॉक ऐसे जो तेजी की पोजीशन बनने की वजह से बैन में आए। जहां तक वायदा कारोबार के हेमंत दूसरे आंकड़ों का सवाल है, पुट कॉल रेशियो 1.12 पर है, स्टेबल है, कल से 1 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, कोई खास फर्क नहीं। 8,700 8,800 ट्रेडिंग रेंज पर इसलिए मैंने चुना है आज बाजार को। 8,700 पर 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में और 8,800 पर 41 लाख शेयरों का कॉल्स में। तो अब जाहिर सी बात है कि ये रेंज बाजार में टसल वाली मामला है। इसके नीचे जाएंगे तो आपको क्लियर कट कमजोरी के संकेत मिलेंगे, तब काफी लोग ये बात करने लगेंगे कि 8,800 के ऊपर हमने टॉप बना दिया। और 8,800 के पार निकलते फिर से वो इतनी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी और फ्रेश खरीदारी आएगी। जो लोग बजट पर नहीं खरीद पाए, पॉलिसी के लिए बैठे, पॉलिसी पर नहीं खरीद पाए, फिर वो 8,800 के पार निकल जाता है अगर निफ्टी, तो फिर खरीदेंगे, फिर 9,000 की तरफ बढ़ेंगे। तो ये लेवल्स हैं बेसिकली। और जब इवेंट हो तो इवेंट में आप इवेंट में क्या हो सकता है, क्या गवर्नर साहब करेंगे, क्या बोलेंगे, वो किसी को पता नहीं। तो फिर सिंपल चीजें, आप लेवल्स पर नजर रखें और लेवल्स के लिए आज से जो पॉलिसी की रणनीति हमने बनाई वही एकदम परफेक्ट है कि 8,800 के ऊपर फिर से बंद हुए, बेहतरीन तेजी बनेगी, 9,000 तक निफ्टी को ले जाएगी। 8,700 के नीचे गए तो थोड़ा और कमजोर हो सकते हैं, 50 से 100 पॉइंट की कमजोरी और आ सकती है। ये वायदा कारोबार के संकेत है। बैंक निफ्टी कल कई दिनों बाद ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ है, हालांकि ज्यादा नहीं है, 7,000 का। और बैंक निफ्टी में बेहतर ये होगा आज बहुत ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश न करें। हालांकि अब भी एक चीज बता दूं, निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी की मजबूती ज्यादा है, तो ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 20,000 20,500 बैंक निफ्टी की रेंज पर भी आप नजर रखें। इंट्राडे अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है बैंक निफ्टी पर तेजी की तरफ तो 20,200 का होना चाहिए और मंदी की तरफ रखना है तो 20,400 का होना चाहिए। तो छोटी रेंज 20,200 20,400 है और बड़ी रेंज 20,000 से 20,500 की। ऑलराइट, चलिए तो इस रेंज पर रखिए नजर और रखिए नजर CNBC आवाज पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट की राय आज निफ्टी पर क्या निकल कर आ रही है, वो कौन से 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज दमदार प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। और अम्बरीश बलिगा जी भी तैयार हैं आपको बेहतरीन आइडियाज देने के लिए। तो देखते रहिए, हमें एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं।
मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको बता देते हैं कि आज निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय क्या निकल कर आ रही है। मनीष शर्मा कह रहे हैं कि बेचकर चलना चाहिए और टारगेट है 8700 का, 8850 का स्टॉप लॉस भी रखें। लेकिन खरीदना चाहते हैं जय ठक्कर कह रहे हैं कि 8685 पर स्टॉप लगाकर खरीदिए। 8800, 8850 के 2 लक्ष्य। अमृत गोयल भी इनके साथ हैं और वो कह रहे हैं कि 8850 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनानी चाहिए। 8730 का स्टॉप लॉस भी रखिए। AK प्रभाकर का इरादा भी खरीदारी का है। 8680 पर स्टॉप लगाकर 8850 के लक्ष्य के लिए। लेकिन विकास सालुंके कह रहे हैं कि बेचकर चलना चाहिए। 8700 का टारगेट है। 8800 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तो 5 में से 2 एक्सपर्ट कह रहे हैं बेचकर चलिए और 3 हैं तेजी में जो बेचने की बात कर रहे हैं वो 8700 के नीचे की जाते हुए स्तर नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल राय बटी हुई, लिख लीजिए लेवल्स 8680, 8700, ये 20 पॉइंट की रेंज है। मजबूत सपोर्ट निफ्टी पर 5 एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक और ऊपरी स्तर पर 8800 और 8850, ये है वो 2 लेवल जहां जाकर रुकेगा निफ्टी। ये है हमारे 5 एक्सपर्ट्स की राय। ऑलराइट, ये तो हुई बात 5 एक्सपर्ट्स की राय की, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहने वाले हैं। आइए देखते हैं 5 का 5। विजय माल्या ग्रुप के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका। यूबी होल्डिंग्स को वाइंड अप करने के यानी कि बंद करने के आदेश दिए हैं कर्नाटक हाईकोर्ट ने और उनका ये कहना है कि इसे बंद करके जो भी संपत्तियां हैं उन्हें बेचा जाए और उससे पैसा वसूल किया जाए और अगले 4 हफ्तों में इसकी रिपोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट ने मांगी। तो यूबी होल्डिंग्स और विजय माल्या के लिए एक बड़े झटके की बात। कोपरान एक स्टॉक जहां पर देखिए कल नतीजे अच्छे आए हैं। 2.2 करोड़ के मुकाबले 8.8 करोड़ का मुनाफा इन्होंने पेश किया है। हालांकि कल अच्छी तेजी देखने को मिली थी लेकिन आज भी मजबूत हो रह सकती है कंपनी की। देखिए मार्जिन 7.25% से बढ़कर 14.5% के पार निकले। टाइटन बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं। डिमोनेटाइजेशन के बाद की तिमाही ये काफी शानदार रही है। मुनाफा यहां पर 255 करोड़, हमारे अनुमान से कहीं बेहतर। आय 3900 करोड़ के पार, काफी बेहतरीन। मार्जिन्स भी 0.5% और बेहतर आए, हमारे पोल से 9.5% के आसपास। और एक और खास बात, एक बड़ी दिग्गज एफआईज की तरफ से बड़ा इंटरेस्टिंग टारगेट है टाइटन पर, थोड़ी देर में बताएंगे आपको। और नजर रखिए इन्फोसिस के ऊपर भी। देखिए हम आपसे पिछले 2-3 दिन से कह रहे थे कि यहां पर बड़ी हरकत होने वाली है और कल हमने आपको बताया कि बायबैक के ऊपर बोर्ड विचार कर रहा है। चर्चा ये चल रही है कि बोर्ड मेंबर्स के बीच में और फाउंडर्स के बीच में, जिन्होंने इन्फोसिस की स्थापना करी है, उनके बीच में बड़े विवाद चल रहे हैं। और हमें ये भी सूचना मिल रही है कि हो सकता है विशाल सिक्का कंपनी को छोड़ दें। तो कल एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी बायबैक की खबरों के चलते। आज देखना होगा किस तरह से प्रदर्शन दिखाता है ये स्टॉक। जिंदाल स्टेनलेस, जिसे आप JSL स्टेनलेस के नाम से भी जानते हैं, नुकसान से मुनाफे में आती हुई दिखी। 130 करोड़ के लॉस के सामने 40 करोड़ का मुनाफा, 36% आय में बढ़ोतरी। ईबिटा यहां पर 340 करोड़, बेहतरीन प्रदर्शन और मार्जिन 6.5% से बढ़कर 15%। तो दमदार नतीजे जिंदाल स्टेनलेस के। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इस वक्त किरण जाधव और अब SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका भी हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में हैं और स्टूडियो में हमारे साथ तो इस वक्त है ही अमरीश बलिगा साहब। अमरीश जी बताइए, बाजार पर क्या व्यू है इस वक्त? पॉलिसी के दिन, बड़ा दिन है, क्या कुछ कमजोरी की आशंका है? प्रॉफिट बुक करना चाहिए या कोई दिक्कत की बात नहीं? इनफैक्ट मेरा जो व्यू था इमीडिएटली पोस्ट बजट, उस दिन भी बात तो हुई थी कि इन केस वी सी अ रैली आई वुड पॉसिबली यूटिलाइज टू बुक प्रॉफिट्स, और वही किया है। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां से अपसाइड शायद लिमिटेड होगा। बिकॉज वन इज दिस वाज अ रिलीफ रैली एंड पॉसिबली बिकॉज ऑफ द स्टेट इलेक्शंस जिसके रिजल्ट्स अनसर्टन है। ट्रम्प पॉलिसीज, उसके साथ भी काफी अनसर्टनिटी होने वाली है ग्लोबल मार्केट्स में। सो आई थिंक द अपसाइड वुड बी लिमिटेड, और एक बार यदि करेक्शन चालू होता है then I'll not be surprised if we see levels of even 8400, although we are talking about 8600. तो मुझे लगता है कि even 8400 is very much possible, क्योंकि जो Q3 results were better than expected, पर Q4 में I think we could actually see the demonetization का जो इफेक्ट है, I think we could see that in Q4. तो मतलब जिनके पास पुराने नोट थे उन्होंने खर्च कर दिए नवंबर में, मतलब। हाँ, क्योंकि मैंने काफी एडजस्टमेंट भी हुआ है, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट हुआ है इन Q3, so I think we should be a bit careful about the Q4 results. तो उस हिसाब से I think the upside would be limited to possibly 8850, 8900. उसके ऊपर मुझे लगता नहीं है as of now. So clearly, there may not be new highs at least till the financial year end.
तो मुझे लगता है कि एट दीज लेवल्स इट इज टाइम टू बुक आउट टू सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि लास्ट 2-2.5 महीने से मैं बोल रहा था कि लेना चाहिए नीचे में. ठीक बात. ऑल दोज हु हैव बॉट, आई थिंक इट्स टाइम टू बुक आउट टू सर्टेन एक्सटेंट, गेट इनटू कैश एंड आई थिंक वेट फॉर अ डिसेंट करेक्शन. चलिए, करेक्शन का इंतजार करिए. नई खरीदारी लॉन्ग टर्म के लिए करनी है तो थोड़ा आपको वेट करना चाहिए. अच्छे भाव नीचे में देखने को मिलेंगे. लेकिन इन्फोसिस के स्टॉक को किस तरह से अप्रोच करें? बायबैक की खबर हमने आपको बताई और हमने आपको यह भी बताया कि हो सकता है विशाल सिक्का को छोड़कर जाना पड़े इस कंपनी को. इस सब पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद. ग्लोबल इक्विटी रिसर्च के मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रिप चौधरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे. अम्बरीश बलिगा, नितिन मुरारका और किरण यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. देखते रहिए सीएनबीसी आवाज. टाटा ग्रुप के बाद कॉर्पोरेट इंडिया में एक और बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है. दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर्स ने कंपनी के बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी है और गवर्नेंस में सुधार करने की हिदायत दी है. इस बड़े डेवलपमेंट पर बात करते हैं कि क्या कुछ इन्फोसिस में चल रहा है, क्या उनके बोर्ड मेंबर्स चाहते हैं, क्या प्रेजेंट मैनेजमेंट कर रहा है, फाउंडर्स को क्या दिक्कत है. बिल्कुल मामला ठीक वैसे ही बन रहा है जैसा रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री जी के लिए किया था. हमारे साथ इन्फोसिस पर कई सालों से गहरी पकड़ रखने वाले ग्लोबल इक्विटी रिसर्च के मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रिप चौधरी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. सिलिकॉन वैली में वो रहते हैं. सीधे कैलिफोर्निया से हम उनसे बात करेंगे. ट्रिप सर, गुड मॉर्निंग. स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर. ये बताइए, ये क्या चल रहा है इन्फोसिस में? क्यों प्रोमोटर जो पुराने फाउंडर्स हैं निकालना चाहते हैं विशाल सिक्का साहब को? मेरा ख्याल से जो फाउंडर्स है ना, वो आउट ऑफ टच हैं. गवर्नेंस की इश्यू के बजाय फाउंडर्स को ये सोचना चाहिए कि इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, कस्टमर्स भाग रहे हैं, इन्होंने क्या वैल्यू ऐड किया? कुछ भी नहीं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टोटली इनकॉम्पिटेंट है. आप मुझे बताइए कि जो 5-6 इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखे हैं, उनमें एक भी कैपेबिलिटी बताओ. कंपनी इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू मेजर डिस्ट्रप्शन, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रखे हैं वो क्या कर रहे हैं? कुर्सी गरम. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फायर करना चाहिए. एंड जो फाउंडर्स है टोटली आउट ऑफ टच हैं. दे आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ 1980s. बेसिकली फाउंडर्स नेवर ग्रेजुएटेड आफ्टर 1980s. उनका थिंकिंग और इनका व्यू ऑफ द वर्ल्ड हैज नॉट चेंज्ड. फाउंडर्स को तो फाउंडर्स को कोई दखलबाजी तो करनी नहीं चाहिए. अच्छा सर, ये बताइए तो फिर अगर ऐसा होता है, जो कि हमें जानकारी मिल रही है कि सिक्का साहब को छोड़ना पड़ेगा, और एक बायबैक की बात हो रही है कि शायद उस झटके को कुशन करने के लिए, ताकि शेयर में बड़ी गिरावट ना हो, आप जैसे इन्वेस्टर्स को किस तरह से रीड करेंगे फिर? देखिए, आप ये देखिए कि इंडस्ट्री बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फाउंडर्स हैं, उनने सबको नजरअंदाज किया हुआ है. आप देखिए कि क्रिकेट मैच होता है, अगर आप हार रहे हो, आप क्या कपिल देव को बुला के लाएंगे? नहीं. या ये जो आपका सोच विचार है ना, ये यही है कि अगर आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, आप नारायण मूर्ति का तो कोई स्टैंडिंग ही नहीं है. आप मुझे बताइए, जब से वो इन्फोसिस से निकले, क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंडस्ट्री के लिए? कुछ भी नहीं. तो उनका थिंकिंग ठीक नहीं है. अगर आप देखिए, शेयर बायबैक और डिविडेंड्स देते हैं, वो कौन देते हैं? जो बिल्कुल निकम्मे लोग होते हैं या बिल्कुल निकम्मी कंपनी होती है, वो शेयर बायबैक और डिविडेंड देती हैं. क्यों? क्योंकि दे डोंट हैव द विजन, दे डोंट हैव द एग्जीक्यूशन, दे कांट ग्रो द रेवेन्यूज, दे जस्ट हैव टू गिव अ शुगर कोटिंग. शुगर कोटिंग मतलब कि गलत, वो बैड चीज को सुंदर करके दिखाने वाली चीज होती है शेयर बायबैक एंड डिविडेंड. शेयर बायबैक एंड डिविडेंड डज नॉट क्रिएट योर कम्पिटेटिव पोजिशनिंग ऑफ योर कंपनी. आपकी एम्प्लॉयमेंट ठीक नहीं होती, आपके कस्टमर विंस ठीक नहीं होते. प्रायोरिटीज ऑफ फाउंडर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे उल्टे हैं. It should be India first, employees second, and then it should be shareholders. Because अगर आपने इंडिया को ठीक किया, आपके एम्प्लॉइज एग्जीक्यूट कर रहे हैं ठीक तरह, शेयर होल्डर्स विल बेनिफिट. इन्हें सारी इक्वेशन ही उल्टी कर दी है. बिल्कुल ही निकम्मी कंपनी है. अच्छा ट्रिप सर, एक चीज बताइए, जब आप कह रहे हैं कि विशाल सिक्का साहब कामकाज ठीक कर रहे हैं और ट्रैक पर लाए भी है कंपनी को, जब से मैनेजमेंट में बदलाव हुआ, फिर क्या वजह कि पुराने फाउंडर्स इनको निकालना चाहते हैं? ऐसी क्या वजह हो सकती है? जैसे साइरस मिस्त्री साहब के केस में तो था कि वो रतन टाटा की बात नहीं मानते थे, इनके केस में क्या है? देखो, इनकी केस में ये है कि ये स्क्रैप कोड ढूंढते हैं. आप ये देखिए कि जब टेलमेंट होता है ना, बेवकूफ बंदा भी अपने आप को स्मार्ट समझता है व्हेन एवरीथिंग इज इन देयर डायरेक्शन.
जब थिंग्स गेट टफ तब लोग है ना ब्लेम करते हैं, ये इसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है। कि देयर वाज अ टेल विंड फ्रॉम 2000 to 2007, दैट वाज अ टेल विंड बिकॉज ऑफ Y2K एंड disruption of various Anderson consulting and everything. That was the key reason of Indian companies to get the tailwind. अच्छा जब वो चीज खत्म हो, yes go ahead. जी जी सर, ये बताइए आप। हाँ, आप पूरा करिए अपना स्टेटमेंट। बेसिकली ये है कि अगर आप देखिए कि अब जब सिचुएशन डिफिकल्ट होती है, आप ये देखिए कि आप एक के बाद एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मुझे बताइए कैपेबिलिटीज क्या है। आप एक से बढ़ के एक चीज देखिए कि जो फाउंडर्स बने उनकी लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है इंडस्ट्री के लिए, कुछ भी नहीं। वही वाली बात है कि कपिल देव ने 1985 में हमें वर्ल्ड कप दिया, आपकी इंडियन टीम बेकार हो रही है, तो आप बोलो जो कैप्टन है विराट कोहली को निकालो और कपिल देव को लेके आओ, क्या इंडिया ठीक हो जाएगी? नहीं, बिकॉज देयर इज अ टाइम, प्लेस एंड कैपेबिलिटीज फॉर ईच इंडिविजुअल एंड द फाउंडर्स आर टोटली आउट ऑफ टच। मैंने आपको बोल दिया उनकी प्रायोरिटीज आर टोटली रिवर्स। आप उनके ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे रख सकते हो? अच्छा सर, आप निराश होंगे अगर वो चले जाएंगे? आपको लगता है स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी अगर सिक्का साहब चले जाते हैं? अब तक की कामकाज को आप कितने नंबर देते हैं उनके? क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी बनाई, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर्स को यूएस में शिफ्ट करने की कोशिश की, कामकाज उन्होंने काफी सारे किए हैं। आप उनको कितना आंकड़ा देंगे 10 में से? और अगर वो जाते हैं तो ये इन्फोसिस के लिए क्या झटका होगा? देखिए, आप देखिए कि ये जो विशाल सिक्का ने बहुत भारी काम अपने शोल्डर्स पे रखा। ये जो कंपनी है इंडियन IT सर्विसेज कंपनी, ये पुराने स्ट्रेटेजिक इनर्शिया और दैट वाज डायरेक्शन वाज टोटली टुवर्ड्स डूम, बिल्कुल बुरी डायरेक्शन में थे। अब आप ये देखिए कि आप सबको पता है कि जो इन्फोसिस की पुरानी स्ट्रेटेजी इज नॉट गोइंग टू वर्क। जो विशाल सिक्का ने किया, इतनी बड़ी नाव को चेंज करना डायरेक्शन एंड कमिंग टू इनोवेशन पाथलाइन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। और लेकिन इस जो इतना भारी रीस्ट्रक्चरिंग, रीपोजिशनिंग, रीट्रांसफॉर्मेशन, री इनोवेशन जो करना चाहते हैं, यू नीड टू हैव AAA+ board and full commitment of the management. So founders have to be totally out of business. आप मुझे ये देखिए कि फाउंडर्स की, मैंने आपको बोल दिया, मुझे आप एक चीज बताइए कि इनकी कंट्रीब्यूशन क्या IT सर्विसेज इंडस्ट्री में। ठीक बात है, वही वाली बात है, कल डे बिफोर यस्टरडे स्टोरी में वंस अपॉन अ टाइम आई वाज वेरी स्मार्ट। इस तरह से बात नहीं चलती है कि आपने कल मेरे लिए क्या किया। आप हर एक फाउंडर से पूछिए कल आपने मेरे लिए क्या किया। फाउंडर्स को देखो उन्होंने क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। ठीक बात। जितना उन्होंने पैसा इन्फोसिस से बनाया वो बुलशिट स्टार्टअप कंपनीज में डाल रहे हैं। डू यू थिंक दैट्स अ कंट्रीब्यूशन दैट इज अप्रिशिएबल? इफ यू वांट टू रन द वर्ल्ड बिगेस्ट एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेबल कंपनी कॉल इन्फोसिस के एम्प्लॉइज को मैं देखता हूँ सिलिकॉन वैली में, एक से बढ़ के एक स्मार्ट आदमी है, किसी को उसके साथ लेके आ जाओ। लेकिन विशाल सिक्का सुपर स्मार्ट गाय फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इतने ब्राइट लोगों को आप एनवायरनमेंट नहीं देते जो कि वो एग्जीक्यूट करके इंडस्ट्री को रिपोजिशन करके ग्रो करे। क्योंकि जब आप देखो एक चीज देखिए, यू कैन राइड अ वेव, यू कैन राइड अ कर्व और यू कैन मेक अ कर्व। जो अनाड़ी लोग होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कर्व को राइड करते हैं। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपना कर्व बनाते हैं और उसको ओन करते हैं। विशाल सिक्का का ऑब्जेक्टिव ये था कि आई विल मेक अ कर्व प्रोडक्ट बेस्ड, आई विल डू एवरीथिंग टू रीपोजिशन एंड गेट इन्फोसिस टू बी द मोस्ट ग्लोरिफाइड एंड द मोस्ट बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन अगर सारे इसको तंग करते रहे तो वो कहां से एग्जीक्यूट करेगा? बिल्कुल, आपकी चिंताएं मैं समझ सकता हूं और जो आपने पूरा एनालिसिस दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इन्फोसिस इसके मैटर पर हम आपसे भी आगे भी बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन एक चीज साफ है अम्बरीश, इन्होंने तो पूरा मतलब इन्फोसिस के मैनेजमेंट को ट्रिप्स चौधरी साहब ने खो डाला बिल्कुल। अच्छा, नतीजे जिस दिन आए थे उनसे हमने बात की थी, वो कह रहे थे अभी बेच दीजिए शेयर, और आपने देखा नतीजे के दिन भी कैसा गिरा। तो 12,000 करोड़ रुपए का बायबैक बचा पाएगा इस शेयर को अभी?
वो तो देखना पड़ेगा, बट आई थिंक वन ट्रेंड इज कमिंग आउट वेरी क्लियर इन द इंडियन कॉर्पोरेट सर्कल्स कि जो प्रोमोटर्स हैं जो निकल चुके हैं कंपनी से, दे प्रेफर टू डू बैक सीट ड्राइविंग, जो हम लोगों ने टाटा में देखा है. एंड आई थिंक दे शुड बी ब्लेमिंग देमसेल्व्स बिकॉज दिस इज द सेम पर्सन दे हैड इनवाइटेड कपल ऑफ इयर्स बैक to in fact come and head the company. Mr. Mistry did not want to come into Tata's. He was convinced. Yahan pe Mr. Sikka was convinced by Mr. Nayan Murthy. Now if something has gone wrong, then I think you should be blaming yourself for making the wrong choice. अच्छा सर, सवाल सर वही रहता है. अमरीश जो कह रहे हैं ना वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है कि बैक सीट ड्राइविंग, कि जो लोग ड्राइव करते हैं ना उन्हें पता है कि पीछे अगर आपके फैमिली मेंबर्स बैठे हो और वो आपको इंस्ट्रक्शन देगी, वो वैसे ही हाल है. जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे ना क्रिकेट, तो जिस बॉल को वो मिस कर गए या ढंग से नहीं मार पाए, तो स्टेडियम में बैठे हुए 1 लाख लोगों को और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को पता होता है कि सचिन को उस बॉल को कैसे मारना चाहिए, एक्सेप्ट सचिन तेंदुलकर. वैसे हाल है कि ड्राइवर को नहीं पता. लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है. मैं आपको बता दूं, 38,000 करोड़ रुपए का कैश इनके पास है, 12,000 करोड़ रुपए का बायबैक. अमरीश जी बताइए, अगर ये शेयर आज गिरता है, खरीदेंगे या आप दूर रहेंगे? साहब से ही पूछा तो नहीं. I would say from a technical point of view, I would possibly buy closer to about 900 levels, क्योंकि जो भी होता है after one dip, you could see a move back because of buyback. क्योंकि 12,000 करोड़ का यदि buyback होता है, then I think surely it will have an effect. मैं जवाब दूं इसका. बिल्कुल 5% का मार्केट कैप का बायबैक है. ठीक है, 2,17,18,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और 12,000 मतलब 5%. मैं एक चीज देखूंगा, ये बायबैक ओपन मार्केट परचेज होता है या ओपन ऑफर होता है. ठीक बात है. ठीक है, तो जिस दिन ये समझ में, आज छोड़ दीजिए, आज बायबैक है नहीं है मेरे लिए कोई मतलब नहीं है. तो अगर ये कहते हैं कि भाई भाव क्या था 940, अगर ये कहते हैं कि भाई हम 1,000 रुपए तक ओपन मार्केट परचेज हम ओपन ऑफर के जरिए बायबैक करेंगे, तो मेरा इंटरेस्ट है. सही बात. अगर कहेंगे कि मैं 6 महीने में ओपन मार्केट परचेज में बायबैक करूंगा, कुछ भी इंटरेस्ट. तो सिंपल डिसीजन लेने दो इनको. एग्जैक्टली. तो इस स्टोरी को आपको कहां फॉलो करना है ये आपको समझ में आ गया. सीएनबीसी आवाज पर हमने आपको सबसे पहले बताया कि ये डेवलपमेंट हो रहा है बायबैक का, और उसके बाद हमने आपको बताया, अभी आपसे कोई नहीं कह रहा है कि सिक्का साहब छोड़ के जा रहे हैं, हम ही आपको बता रहे हैं कि ये भी हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है. तो देखना होगा बायबैक किस फॉर्म में आता है और उसके बाद आपको क्या कॉल लेना है. लेकिन नियति हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जो बताएंगी टाटा स्टील के अच्छे नतीजों के बाद टाटा स्टील के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस क्या रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, नोवालिस के अच्छे नंबर्स के बाद हिंडाल्को पर क्या कॉल है, और जुबिलेंट लाइफ साइंसेज और टाइटन के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस कितने बुलिश हैं नतीजों के बाद. ये सब ब्रेक के बाद. और एसजीएक्स निफ्टी पर रखिए नजर, 15 अंक नीचे था 15-20 मिनट पहले, और अब आप देखिए बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है. तो एशियाई बाजारों में जो सुधार देखने को मिल रहा है, हांगकांग का बाजार देखिए 150 पॉइंट नीचे था और अब 50 पॉइंट ही नीचे रह गया. वहां से संकेत मिल रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी को. लेकिन आपके लिए संकेत क्या है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, वो बता रही है. नियति हमारे साथ जुड़ चुकी है. बताइए नियति, टाटा स्टील, हिंडाल्को, टाइटन क्या रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं? सभी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं और टाटा स्टील ने जिस तरह से बेहतरीन घरेलू कारोबार का प्रदर्शन किया है, यूरोप का भी इनलाइन नंबर आया है, उसके बाद ब्रोकरेजेस काफी बुलिश है. सिटी सबसे बुलिश कॉल दे रहा है. अपना टारगेट प्राइस इन्होंने 575 से बढ़ा करके 630 रुपए का कर दिया है. 33% का मौजूदा भाव से ये अपसाइड देख रहे हैं. अगले 12 महीने में 2 साल का इन्होंने एबिटा का अनुमान भी 2 से 5% बढ़ा दिया है. मॉर्गन स्टैनले ओवरवेट का कॉल दे रहा है. टारगेट प्राइस इनका 530 रुपए का है. 12% का अपसाइड ये भी देख रहे हैं. और कोटक भी अपनी पोर्टफोलियो में ऐड यानी निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं. 515 का इनका भी लक्ष्य है जो कि 9% अपसाइड का है. नोवेलिस ने बेहतरीन नंबर्स पेश किए हैं. उसके बाद हिंडाल्को एक स्टॉक होगा जो आज फोकस में है. आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहा है मैक्वायरी. टारगेट प्राइस इनका 250 रुपए का है जो कि मौजूदा भाव से आपको 34% का अपसाइड दिखा सकता है. टाइटन ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं और दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म सीएलएस से अपग्रेड करा है. अंडर परफॉर्म से रेटिंग बढ़ा के इन्होंने बाय की कर दिया, निवेश करके चलिए. 372 का लक्ष्य था, अभी से बढ़ा के इन्होंने सीधे 500 रुपए का कर दिया है. 27% का एक अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं. 9 से 24% का इन्होंने ईपीएस अनुमान भी बढ़ाया है. क्रेडिट स्विस भी अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है. 340 का इनका लक्ष्य था, अभी से बढ़ा के इन्होंने 425 का कर दिया. 8% का अपसाइड. और अर्निंग्स के एस्टिमेट इन्होंने 8 से 10% बढ़ाया है. जुबिलेंट लाइफ के नंबर तो अच्छे आए थे, साथ साथ में मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी ज्यादा पॉजिटिव आई है. इन्होंने बताया कि
इनका जो कर्ज है वो रिड्यूस किया है इन्होंने 55 करोड़ के आसपास। प्राइसिंग काफी स्ट्रांग है, सभी ज्योग्राफीज में यूएस को छोड़ दिया जाए। और रूबीफिल जो इनका एक पेट इमेजिंग ड्रग है उसको ये लॉन्च करने वाला है, वो बिल्कुल ट्रैक पर है। आउट परफॉर्म की रेटिंग मैक्वारी मेंटेन कर रहा है जुबिलेंट लाइफ पर, और टारगेट प्राइस इन्होंने 930 से बढ़ा करके 1000 रुपए का कर दिया है। 42% का अपसाइड 12 महीने में जुबिलेंट लाइफ दिखा सकता है, मैक्वारी ऐसा कह रहा है। ओके, तो ये तमाम रिपोर्ट है एफआईएस की जिन पर दिखेगा एक्शन। राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से, और नितिन मुरारका हमारे साथ जुड़े हैं काफी समय से, उनसे लेंगे उनकी बेहतरीन फिक्स वायदा कारोबार की इस ब्रेक के बाद। ओके, नजर डालिए एशियाई बाजारों पर, नजर डालिए एसजेएक्स निफ्टी पर। बेहतरीन रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिख रही है। अब 4 अंक ऊपर हो चुका है एसजेएक्स निफ्टी। आइए एशिया पर नजर डालें। हांगकांग में सुधार हुआ है क्या देख लेते हैं, क्योंकि 125 अंक नीचे दिख रहा था मुझे थोड़ी देर पहले। हांगकांग का इंडेक्स बस सिर्फ 25 रह गया, तो यहां से रिकवरी आ रही है। और हम लगातार यही कह रहे थे सुबह भी कि एशियाई बाजारों पर नजर रखिए। भारतीय बाजारों की शुरुआत के लिए तो दमदार शुरुआत होगी, लेकिन इस शुरुआत में काफी कुछ नतीजे और काफी कुछ पिक्स आपके लिए डिस्कस करनी है। इस छोटे से ब्रेक के बाद बाजार का भरपूर एक्शन आपके लिए शुरू होगा। प्री ओपनिंग सेशन, रुपए की ओपनिंग, स्टॉक 2020 का अपडेट, और 9:15 से बाजार का ट्रेडिंग का पूरा एक्शन हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। किरण जाधव, नितिन मुरारका, अम्बरीश बलीगा हमारे साथ है, आप भी बने रहिए।